नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल हिंदी विद दीप्ति मेहता में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि हम हिंदी की शिक्षण विधियों का अध्ययन कर रहे थे, जो रीट टेट सभी के लिए आपके लिए उपयोगी है। अभी जैसे रीट निकलने वाली है तो आप उसके लिए ज़्यादा उपयोगी है ये। तो आइए हम उसके तहत आगे बढ़ते हैं। हमने खेल विधियाँ शुरू की थी। खेल विधियों के अंतर्गत हमने 2 विधियाँ पढ़ ली थी। साचर्य विधि पढ़ी थी, बालोद्यान विधि पढ़ी थी। आज हम एक नई विधि की ओर आगे बढ़ रहे हैं जिसका नाम है डाल्टन विधि, प्रयोगशाला योजना या ठेका प्रणाली। अब इस विधि को डाल्टन विधि के नाम से जानते हैं, इसको प्रयोगशाला योजना के नाम से भी जानते हैं, इसको ठेका प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम में बार बार एक ही प्रश्न पूछा जाता है, डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन है या इसका प्रवर्तन किसने किया है। ये प्रश्न आज तक एग्जाम में यही आया है, फिर भी हो सकता है आगे कुछ नया भी बन जाए, तो अपने को संपूर्ण विषय वस्तु को जानना आवश्यक है। तो इसको प्रयोगशाला योजना क्यों कहते हैं, इसको ठेका प्रणाली क्यों कहते हैं, तो इसको भी अपन जानते हैं। पहले अपन शुरुआत कर लेते हैं। चलो, इनके जन्मदाता या इनका प्रवर्तन किसने किया, तो अमेरिका की मिस हेलेन पार्क हस्ट। कई बार भी रीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि डाल्टन विधि की प्रतिपादिका कौन है, तो मिस हेलेन पार्क हस्ट, ये प्रश्न आ चुका है। अब इसका प्रवर्तन कहाँ हुआ, क्यों हुआ, इसका नाम डाल्टन विधि कैसे पड़ा, आइए जानते हैं। तो अमेरिका के एक मैसाचुसेट्स नामक एक शहर है, वहाँ के डाल्टन नगर में इसकी शुरुआत हुई थी और डाल्टन नगर में शुरुआत होने के कारण इसका नाम है वो डाल्टन विधि पड़ा। कहाँ पर, मैसाचुसेट्स के डाल्टन नगर में इसकी शुरुआत हुई थी। किसने की थी, मिस हेलेन पार्कर हस्टन ने 1912 में। कहीं कहीं 1913 भी मिलता है, सन इतना कोई महत्वपूर्ण नहीं, 1912-13 है। अब आगे हम बढ़ते हैं कि इस विधि में क्या क्या होता है, कैसे होता है। तो इस विधि में विद्यालय का संगठन बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि क्या होता है कि छात्रों को पाठ निर्देश दिए जाते हैं और उन्हें आवश्यक सुझाव एवं निर्देश दे दिए जाते हैं, और उनको ज्ञानार्जन हेतु कुछ पुस्तकें भी सुझाव कर दी जाती है और छात्र स्वतः सारा कार्य करते हैं। अब आपने देख लिया कि डाल्टन नगर नाम क्यों, डाल्टन विधि नाम क्यों पड़ा, क्योंकि डाल्टन नगर में इसका शुरुआत हुआ था, इसलिए। अब आगे हम देखते हैं कि इसको ठेका प्रणाली क्या कहते हैं, प्रयोगशाला विधि क्या कहते हैं। तो नाम से स्पष्ट देखो, यह कक्षा के अंतर्गत इसमें शिक्षण कार्य नहीं कराया जाता है। सारा कार्य, प्रत्येक विषय की प्रयोगशालाएं होती है और छात्रों को प्रयोगशाला में कार्य सौंप दिया जाता है। छात्र प्रयोगशाला में जाते हैं और अपना कार्य करते हैं, इसलिए इसको प्रयोगशाला योजना भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कक्षा से कोई लेना देना नहीं होता है। सारा कार्य प्रयोगशाला के अंतर्गत होता है। सभी प्रकार की भाषाई प्रयोगशालाएं बनी होती है, उन प्रयोगशाला में बच्चे जाएंगे और प्रयोगशाला में अपना कार्य करेंगे, शिक्षक की देखरेख में, उनका मार्गदर्शन में। बाकी देखो, अध्यापक मात्र पथ प्रदर्शक होता है, इसमें सिर्फ मार्गदर्शन करता है और कुछ नहीं करता है। और यह विधि 8 वर्ष के ऊपर की आयु के बालकों के लिए उपयोगी है, और यूं कहे तो माध्यमिक स्तर के बालकों के लिए विधि उपयोगी, यानी छोटे बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चे प्रयोगशाला में जाना ही नहीं सीखते। प्रयोगशाला में कैसे करते हैं प्रयोग वो उनको नहीं पता होता है, प्रयोगशाला में पढ़ाई कैसे करते हैं वो उनको नहीं पता होता है, इसलिए यह माध्यमिक स्तर के बालकों के लिए उपयोगी होता है। अब इस विधि की शुरुआत सबसे पहले कैसे हुई, क्यों हुई, तो उसको जानते हैं कि अमेरिका के मैसाचुसेट्स प्रांत में के डाल्टन नगर में एक हाई स्कूल में 30 छात्र पढ़ने के लिए दिए गए। अब 30 छात्र पढ़ने के लिए दिए गए और उन 30 छात्रों को इस विधि के द्वारा पढ़ाया गया, प्रयोगशाला में भेजकर स्वाध्याय करके। फिर क्या हुआ कि उन्होंने इन बालकों को इस विधि के द्वारा शिक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की, उनको सफलता मिली, इसलिए इस विधि को प्रयोगशाला योजना कहा गया। और 30 छात्रों में यह विधि अपनाई गई और वह महत्वपूर्ण रही। अब देखो प्रमुख विशेषता इसकी क्या क्या है, आप देख लीजिए। प्रमुख विशेषताएं, कक्षा के स्थान पर प्रयोगशाला में शिक्षा दी जाती है। मैंने आपको बता दिया कि सारी शिक्षा इसे प्रयोगशाला में दी जाती है, कक्षा की कोई जगह नहीं होती है। ये योजना कक्षा शिक्षण प्रणाली की जगह स्वाध्याय प्रणाली पर बल देती है। कक्षा के अंतर्गत शिक्षण नहीं कराया जाता, इसमें छात्र स्वयं प्रयोगशाला में जाते हैं, शिक्षक के दिशा निर्देशानुसार स्वाध्याय करते हैं। हिंदी है तो हिंदी में उनको हिंदी की प्रयोगशाला में भेजा जाएगा या लाइब्रेरी में भेजा जाएगा, जहाँ पे उनको पुस्तकें निर्देशित कर दी जाएगी और उन पुस्तकों को पढ़कर वह अपना कार्य करेंगे।
इसमें छात्र अपनी वैयक्तिक भिन्नता के अनुसार कार्य करते हैं। मंद बुद्धि का बालक होता है तो वो मंद बुद्धि के अनुसार धीरे गति से चलता है। प्रतिभाशाली बालक होता है तेज गति से चलता है। मध्यम बालक होता है वो उसके अनुसार चलता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी विशेषताओं के अनुसार कार्य को आगे बढ़ाते हैं। किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं होता। समान कार्य का कि फटाफट करो आगे बढ़ो, सब अपनी अपनी योग्यता के अनुसार इसमें कार्य करते हैं। इससे छात्र किसी भी समय अपनी इच्छा अनुसार किसी भी विषय को चाहे कितनी भी देर पढ़ सकता है। इसमें कोई निश्चित नहीं होता कि आपको यही विषय पढ़नी है, यही विषय पढ़नी है। छात्र अपनी इच्छा के अनुसार कभी भी कोई किसी भी विषय को जब चाहे प्रयोगशाला में जाकर पढ़ सकता है। इसमें बालकों को स्वयं कार्य करना होता है क्योंकि स्वाध्याय विधि है एक तरह की। अब ये कार्य प्रणाली, इसकी कार्य प्रणाली कैसे चलती है, कैसे छात्र कार्य करते हैं, तो देखो कार्य प्रणाली के अंतर्गत क्या है, पाठ का ठेका। सबसे पहले अब वही ठेका प्रणाली क्यों कहते हैं, नाम से यह स्पष्ट हो जाता है कि छात्र को क्या करते हैं। सबसे पहले शिक्षक साल भर की एक रूपरेखा बना लेते हैं। जैसे अपन वार्षिक योजना बनाते हैं कि साल भर में हम कितना पाठ पढ़ाएंगे, किस तरह से पढ़ाएंगे वो, और मासिक आधार पर उसको 12 महीनों का साल होता है 10 बराबर भागों में बांट देते हैं, क्योंकि 2 महीने की छुट्टियां निकाल दी जाती है, 10 बराबर भागों में बांट दिया जाता है और छात्रों को इस अवधि में पाठ्यक्रम पूरा करने का ठेका दे दिया जाता है कि आपके अनुसार 10 बराबर भागों में ये पाठ है, आप इसको 10 महीने में पूरा कर दीजिए, ये आपका ठेका है। इस कारण इसे ठेका प्रणाली कहा जाता है। स्पष्ट हो गया। सिलेबस को पूरा 10 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। 10 बराबर भागों में बांटकर छात्रों को दे दिया जाता है और छात्र है उसको अपने समय अनुसार अपनी सहूलियत के अनुसार इसको पढ़ते हैं। और छात्रों को एक लगता है कि जैसे अपन मकान बनाते हैं, मकान में एक ठेका दे देते हैं कि आपको ये मकान का निर्माण करना है, उसी प्रकार यहाँ सिलेबस पूरा छात्रों को बता दिया जाता है और उसको बराबर 10 भागों में डिवाइड करके छात्रों को सौंप दिया जाता है कि आपको इतने समय में इस अवधि में इसको पूरा करना है। इसलिए इसको पाठ का ठेका या ठेका प्रणाली कहा जाता है। समझ में आ गया। डाल्टन नगर में शुरुआत होने के कारण डाल्टन नाम पड़ा। डाल्टन योजना सारा अध्ययन प्रयोगशाला में किया जाता है, इसलिए प्रयोगशाला योजना नाम पड़ा। और ठेका प्रणाली के संपूर्ण सिलेबस को छात्रों को 10 बराबर भागों में दे दिया जाता है, इसलिए इसे ठेका प्रणाली भी कहते हैं, ठेके के रूप में। दूसरा है असाइनमेंट, दत्त कार्य, निर्दिष्ट पाठ। जैसे अपन सेशनल कार्य देते हैं उसको दत्त कार्य कहते हैं, निर्दिष्ट पाठ भी कहते हैं। अब क्या होता है, पहले तो 10 बराबर भागों में बांट दिया, अब 1 महीने के कार्य को फिर हम सप्ताह के अनुसार बांट देते हैं और छात्रों को घर पे करने के लिए दे देते हैं कि आपको ये 1 महीने के कार्य को 4 भागों में बांटकर 4 सप्ताहों में यानी 1 महीने में आपको इसको असाइनमेंट को घर से पूरा करना है और लाना है। फिर है इकाई यूनिट। इसको क्या होता है, 1 सप्ताह के कार्य को हम फिर क्या करते हैं, इकाइयों में बांट देते हैं। इकाइयों में बांटकर जैसे कि हमने 1 यूनिट ले ली, 2 यूनिट ले ली, तो उसको हम कितने समय में पूरा कर पाएंगे उसको इकाई के रूप में बांट देते हैं और उसके बाद फिर उसकी दैनिक पाठ योजना बनाते हैं और दैनिक पाठ योजना बनाकर फिर छात्रों को अध्ययन करवाते हैं। नेक्स्ट है प्रयोगशाला। बालक अपनी रुचि के अनुसार प्रयोगशाला में जाता है, वो अध्ययन करता है शिक्षक के मार्गदर्शन में, इसलिए इसको प्रयोगशाला योजना कहते हैं। सभा, सम्मेलन, असेंबली का कार्य भी छात्रों को सौंपा जाता है, जिसको छात्र आसानी से करते हैं। प्रगति सूचक रेखा चित्र, 3 प्रकार के रेखा चित्र बनाए जाते हैं। स्वयं, छात्र द्वारा। अब छात्रों को ठेका दे दिया, छात्रों ने संपूर्ण ठेके का कार्य कर लिया, अब उसका हमको प्रगति देखनी है कि छात्र ने क्या किया। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक प्रगति सूचक रेखा चित्र स्वयं छात्र प्रस्तुत करेगा कि मैंने इतने महीने में ये कार्य पूर्ण किया, इसी तरह से कार्य पूर्ण किया। फिर छात्र उसकी प्रगति को देखेगा और फिर विषय प्रगति उल्लेख कि किस विषय में उसने कितना कार्य किया है और कितना उसको सफलता मिली है। तो ये प्रगति सूचक रेखा चित्र 3 प्रकार के बनाए जाते हैं। स्वयं छात्र बनाता है, शिक्षक द्वारा उसकी बनाया जाता है और विषय प्रगति उल्लेख भी होता है। सेमेस्टर प्रणाली इसी पर आधारित है। जैसे आजकल आपने देखा होता है सारी शिक्षा सेमेस्टर प्रणाली पर निर्भर हो गई है। तो ये सेमेस्टर प्रणाली है जो एक तरह की ठेका प्रणाली है और ठेका प्रणाली के नाम से इसको जाना जाता है। तो जो सेमेस्टर प्रणाली है वो एक तरह की डाल्टन योजना ही है और आजकल जो इसी आधार पर शिक्षण कार्य होता है। इस विधि में अवबोध स्तर का ज्ञान प्रदान किया जाता है। इस विधि में छात्र को अवबोध करने का ज्ञान, जैसे किसी में अंतर कर पाना, किसी में तुलना कर पाना, है ना, किसी की व्याख्या कर पाना, ये सारे अवबोध स्तर का ज्ञान होता है। तो इसमें अवबोध स्तर में क्या होता है, छात्र समझेगा तो तुलना भी करेगा, विश्लेषण भी करेगा, सारी चीजें करेगा, पहचान करता हो, ये सारे अवबोध स्तर का ज्ञान इसमें दिया जाता है। अब हिंदी भाषा में इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, आप देखो, भाषा के विशेष अध्ययन हेतु उच्च कक्षाओं के लिए विधि को उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि भाषा में
उच्च कक्षाओं के लिए उपयुक्त माना गया, परंतु इसके लिए समृद्ध पुस्तकालय की आवश्यकता होगी। अगर आपको इस विधि से अध्ययन कराना है तो आपके पास एक समृद्ध पुस्तकालय होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कविता संग्रह करना एवं समीक्षा कार्य करना इस विधि में संभव होंगे, परंतु कविता की रसानुभूति तथा गहन अध्ययन हेतु इस विधि का कोई उपयोग नहीं होता। क्योंकि इसमें क्या होता है कि पुस्तकालय में छात्र जाएंगे, अलग प्रकार की कविताओं का संग्रह करेंगे, अलग अलग कविताओं के गुण दोष निकालेंगे, समीक्षा करेंगे, अन्य कविताओं से उसकी तुलना करेंगे, सारी चीजें इसमें करेंगे, पर इसमें छात्र गहन अध्ययन नहीं कर पाएगा और नहीं किसी कविता का रसानुभूति कर पाएगा, क्योंकि कोई उसको पढ़ाने वाला नहीं होगा, स्वयं अध्ययन करेगा। तो इसमें एक पुस्तकालय होने की आवश्यकता होती है हिंदी के तहत, और जिसके अंतर्गत छात्र कविता का संग्रह और समीक्षा कार्य करेंगे। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर मैं आपको बता देती हूँ इस विधि में क्या होता है। इस विधि के डाल्टन विधि, प्रयोगशाला योजना और ठेका प्रणाली इसका नाम है। डाल्टन नगर में शुरुआत होने का डाल्टन विधि नाम पड़ा। सारा कार्य प्रयोगशाला, अलग अलग विषयों की प्रयोगशाला बना दी जाती है और अलग अलग विषयों की प्रयोगशाला के आधार पर छात्र उन प्रयोगशाला में जाते हैं और अपना अपना विषय के अनुसार कार्य करते हैं। कक्षा शिक्षण पर निर्भर नहीं होता है, इसलिए इसे प्रयोगशाला योजना कहते हैं। ठेका प्रणाली सारे सिलेबस को 10 भागों में डिवाइड कर देते हैं साल भर के अनुसार, फिर अलग अलग समय के अनुसार उसको डिवाइड करके छात्रों को एक ठेका दे दिया जाता है और ठेके के आधार पर छात्र अपना कार्य पूरा करते हैं, इसलिए इसको ठेका प्रणाली कहते हैं। ये सेमेस्टर रूप का ही दूसरा भाग है। जन्मदाता मिस हेलेन पार्कहर्स्ट, आज तक यही एग्जाम में पूछा गया है। आगे अगर कुछ भी पूछते हैं तो ये माध्यमिक स्तर के लिए उपयोगी, ये आपको ध्यान रखना है। कितने छात्रों के लिए? तो 30 छात्रों के लिए, और बस स्वाध्याय विधि है और व्यक्तिगत विभिन्नता पर यह विधि कार्य करती है और छात्र अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कर देते हैं। ठीक है, इसमें पाठ का ठेका दे दिया जाता है। इससे बाहर आपके प्रश्न बनने की कोई संभावना होती नहीं है और बोध स्तर पर यह विधि काम करती है। आशा करती हूँ आपको डाल्टन विधि अच्छे से समझ में आई होगी, और आपने मेरे आगे वाले वीडियो भी नहीं देखे हो तो देख लीजिएगा। रीड समीप आ रही है, मैं संपूर्ण शिक्षण विधि आप जल्दी जल्दी डालने की कोशिश कर रही हूँ। आप इसको पढ़ें और अच्छे से, और आपके कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको अच्छा समझ में आया तो भी लिखें। तो इसी आशा के साथ आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।